बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। तो आज हम 15 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 है और ये पेपर कौन सा है, 5 जनवरी 2022 का। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जो क्वेश्चंस होते हैं 15 नंबर तक के, उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम 16 नंबर क्वेश्चन से लेके 30 नंबर क्वेश्चन तक के डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा जो CDP का टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन आता है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इंक्लूसिव सेटअप क्या होता है। जो समावेशी कक्षा होती है, जहाँ पे एक छत के नीचे सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की विकृति से ग्रसित हो या फिर किसी भी प्रकार का बच्चा हो, उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, तो भी हम उसको एक साथ समावेश करके पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, ये 2 डैश है, मतलब कि यहाँ पे 2 खाली स्थान है, आपको यहीं पे भरना है इन चारों ऑप्शंस में से। तो चलिए बात कर लेते हैं हिंदी में। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। तो देखिए, कौन करता है, तो यहाँ पे स्कूल हो जाएगा, स्कूल करता है। और किसकी ज़रूरत के अनुसार, तो छात्रों की ज़रूरत के अनुसार। जितने भी स्कूल्स में बच्चे होते हैं ना, उनकी ज़रूरत के अनुसार एक समावेशी कक्षा में स्कूल जो होता है, ये यथोचित जो भी संयोजन करना होता है वो करता है, ताकि सभी बच्चे एक छत के नीचे आराम से एक साथ पढ़ सके, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ वे छात्र जिन्हें डैश उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंश जो होते हैं उनको समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मतलब वो अच्छे से जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ नहीं पाते, तो वो हो जाएगा पठन वैकल्य। क्योंकि जो पढ़ने से संबंधित जो भी विकृति उत्पन्न होती है वो होती है डिसकैलकुलिया, सॉरी, जो आपका होता है डिसकैलकुलिया, तो वो तो गणितीय संबंधी विकार हो जाता है। डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब कि लिखने से संबंधित विकार हो जाता है, और इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, जो पठन वैकल्य होता है तो उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। आप इंग्लिश में देखिए तो ज़्यादा आपको टर्म अच्छे से याद रहेगा, कि रीडिंग जो भी पढ़ने में आपको कोई चीज़ की डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है, ये गणितीय संबंधित जो भी आपके बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो नहीं कर पाते, तो वो हो जाता है डिसकैलकुलिया। और सेरेब्रल पाल्सी का होता है, ये ब्रेन में होता है। देखिए यहाँ पे इसकी हिंदी देख लीजिए, प्रमस्तिष्क की घात, मतलब जो ब्रेन या मस्तिष्क में घात हो जाता है, सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा माइंड है या ब्रेन है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, तो वो हो जाता है प्रमस्तिष्की। लेकिन जो हमारा पढ़ने में लगातार चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तो ये पठन वैकल्य हो जाएगा, डिसलेक्सिया जिसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बात कर लेते हैं सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, सुविधाहीन और वंचित समूह, इसको इंग्लिश में देखिए, जो होते हैं कौन से बच्चे, जो डिसएडवांटेज्ड और डिप्राइव्ड ग्रुप्स होते हैं, मतलब जो दलित समुदाय से या ऐसे व्यक्ति जो समाज से बहिष्कृत हों, उस तरीके के जो भी पेरेंट्स के बच्चे आते हैं, तो उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। उन सभी जो लर्नर्स होते हैं उनके साथ हमें उनको संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, ताकि वो वहाँ पे बिल्कुल फैमिलियर हो सके कि हाँ, हमें भी बढ़ावा दिया जा रहा है, भले से हम वंचित वर्ग से हैं, हमें शिक्षा कभी भी नहीं मिली है, बट हमें भी फिर भी अपनापन का भावना देखने को मिल रहा है। तो यही एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि जो भी उसके क्लास में सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थी आते हैं, तो उन सभी के साथ इस प्रकार का, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, उस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ना कि उसकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए, ना कि एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन के सिस्टम को ध्यान में रख के चलना होगा, मतलब सभी बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे पढ़ाना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए, नहीं कि मतलब ये स्टैंडर्ड बना देना चाहिए कि ये सुविधाहीन है और वंचित समूह के बच्चे, तो इनके लिए यही इसी तरीके का पाठ्यक्रम निश्चित किया जाना है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बात कर लेते हैं, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से किस विकल्प उपलब्ध नहीं होने चाहिए। तो देखिए, जो विविध आवश्यकता वाले जो शिक्षार्थी होते हैं उनके बारे में, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं वाला क्वेश्चन बताना था, तो शिक्षक को जो शिक्षार्थी होते हैं उनके बारे में स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी चाहिए, कि आप उससे रूढ़िबद्ध कर लें कि मतलब हाँ, ये लड़का है या ये लड़की है, या फिर कोई भी रूढ़िबद्धता हो सकती है, जैसे हमारे पुराने ख्याल के लोग जो रूढ़िवादिता में विश्वास करते हैं, तो उस तरीके का जो भी ख्याल होता है वो शिक्षकों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज़।
तो देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है एनईपी 2020 में क्या बढ़ावा नहीं दिया गया है, तो अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। आपको लग सकता है कि ये इसका आंसर तो सही हो सकता है, बट ये चीज़ का बढ़ावा नहीं दिया गया। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसा क्यों। देखिए जो अनिवार्य विशेष शिक्षा, इसका मतलब हो जा रहा है कि समावेशी शिक्षा का विपरीत। देखिए समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि एक छत के नीचे सभी बच्चों को, चाहे किसी भी प्रकार के बच्चे हों, चाहे उनमें कोई भी विकृति हो, उनको एक साथ बैठा के सभी को अच्छे से पढ़ाई करवाना। बट देखिए जो अनिवार्य विशेष शिक्षा है ये प्रमोट नहीं करता है जो एनईपी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्योंकि अनिवार्य विशेष शिक्षा अगर आप करेंगे तो आप मतलब बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट कर पढ़ाना चाह रहे हैं और विशेष शिक्षा उनको देना चाह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको समावेशी शिक्षा को अपनाना चाहिए ताकि जितने भी बच्चे हैं सभी प्रकार के सभी समान शिक्षा को मतलब कि एक्वायर कर सके। तो इसीलिए आपका यहाँ पे नहीं वाला पूछा है क्या चीज़ बढ़ावा नहीं देता, तो अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं देता है। बाकी देखिए उपर्युक्त इमारती ढांचे जो स्कूल वगैरह की बिल्डिंग वगैरह रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो सही होना चाहिए। बाकी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ये भी सही है। और तकनीकी जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जैसे प्रोजेक्टर वगैरह और इंटरनेट वगैरह, इन सभी का सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सही है, बट नहीं वाला पूछा तो विशेष शिक्षा ना होकर अगर यहाँ समावेशी शिक्षा होता तब ये भी सही हो जाता, लेकिन अनिवार्य विशेष शिक्षा प्रमोट नहीं करता है एनईपी 2020। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, तो पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके, मतलब कि ये चारों ही ऑप्शन से सही हो जाएंगे। तो इसलिए आपका 4th नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रकार से बच्चे सीखते हैं। अब देखिए यह महत्वपूर्ण है, कथन कह रहा है यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तर्क कह रहा है अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो देखिए ये दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है कि अगर विद्यार्थियों को जो उनकी लर्निंग होती है उस पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए कि हाँ ठीक है अब तुम अपने से मैनेज करो कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या तुम्हें याद करना है। तो ऐसा होता है कि अगर कोई विद्यार्थी अपने से ये सारी चीज़ें करने लगता है ना, तो उसको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि वो अच्छे से निर्णय ले पाता है कि ठीक है आज हमको पर्टिकुलर डे में आज मुझे ये पढ़ना है, या ये टास्क कंप्लीट करना है, या ये मुझे सीखना है। तो ये चीज़ सही है कि अगर हम नियंत्रण करने देते हैं विद्यार्थियों को स्वयं पे, तो वो क्या करते हैं, उनको जो डिसीजन मेकिंग होती है तो वो एक तरीके से निर्णय ले सकते हैं। जब वो निर्णय लेते हैं कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो एक तरीके से उनमें क्या चीज़ डेवलप हो रही है, उनमें हो रही है निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए बात कर लेते हैं, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश है। तो देखिए शिक्षक है, जो भी गतिविधियां होती हैं, कौन सी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए अस्पष्ट, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई गतिविधि नहीं करवानी चाहिए जो अनक्लियर हो कि बच्चों को समझ में ही नहीं आए, तो ये नहीं करवाना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, देखिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर जो सोशली एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो चीज़ बच्चों को करवाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। अत्यंत जटिल, ये भी गलत हो जाएगा, और अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ही ना हो वो तो करवाना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इस प्रकार को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बात कर लेते हैं, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। तो देखिए निराशा, तो ये गलत है। अभिसारी उत्तर, ये भी गलत है। अपसारी सोच, ये सही हो जाएगा। मात्र रटन, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपसारी सोच। अपसारी सोच का मतलब क्या होता है ना, देखिए अपसारी उत्तर और अपसारी दोनों अलग अलग है। इसका मतलब होता है डाइवर्जेंट और इसका मतलब होता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है बिल्कुल क्लोज एंडेड, मतलब कि जिसका केवल एक ही उत्तर हो, विभिन्न दिशाओं में बच्चों को सोचने का मौका नहीं मिलता है। जैसे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बच्चे ने कुछ भी नहीं सोचा, बस उसको रट लिया था कि हाँ जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। लेकिन अगर आप बच्चों से अपसारी सोच करवाएंगे ना, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे कि अगर आपको कोई बीज मिलता है तो आप बीज के अंकुरण की विभिन्न विधियों को लिखिए और उससे पेड़ बनने की प्रक्रिया को लिखिए। तो वो क्या करेगा, पहले एक बीज लेगा, उसको अंकुरित करेगा, उसको पेड़ बनने की प्रक्रिया, वो सारी चीज़ों की ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा, मतलब सोचेगा उसके बारे में। तो ऐसी गतिविधियों को बच्चों को देना चाहिए, ठीक है, जो उनकी अपसारी सोच, मतलब कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, विभिन्न दिशाओं में सोचने की थिंकिंग को डेवलप करे, न कि कन्वर्जेंट। सी से कन्वर्जेंट, सी से क्लोज, मतलब कि एक ही दिशा में सोचना, तो ये नहीं करना है। ठीक है, अपसारी सोच वाला ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक कैसी गतिविधि है। तो देखिए सीखना जो लर्निंग होती है वो एक प्रकार की सामाजिक गतिविधि है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए जो सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज, ये थ्योरी दी है ना लेव वाइगोत्स्की ने, तो उन्होंने कहा है कि जो सीखना होता है, अधिगम होता है या लर्निंग होती है, वो प्राथमिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया। हम समाज में रह के, जैसे
कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनके थ्रू हम लोग सीख लेते हैं। इसी प्रकार से जो सामाजिक अभिक्रिया है वो है प्राथमिक रूप से एक गतिविधि सीखने के लिए। नेक्स्ट देखिए बात कर लेते हैं, एक शिक्षक को छात्रों के बीच, ये देखिए अभिकथन दिया है, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है तर्क, समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तो देखिए ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब बच्चों से अगर समस्या समाधान की रणनीतियों को डिस्कस किया जाता है या बच्चों से करवाया जाता है, तो वो क्या करती हैं कि बच्चे भी उस चीज़ों को सीखते हैं कि अगर वो किसी ऐसे प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे तो वो कैसे उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। तो उनकी जो सम आलोचनात्मक थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, वो डेवलप होती है। तो इसलिए जो बच्चे होते हैं उनमें समस्या समाधान रणनीतियों को विकसित करना चाहिए, इसलिए यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। छात्रों के बीच भ्रांतियों को क्या करना चाहिए, जो भ्रांतियाँ होती हैं उनमें मिसकंसेप्शंस की मतलब ये ऐसे नहीं है ऐसे होता है, या जो भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कभी कभी हम लोगों में भी हो जाती है कि हम कुछ अंधविश्वास टाइप कर लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनको क्या करना चाहिए जो एक शिक्षक होने के नाते, तो देखिए छात्रों के बीच जो भी भ्रांतियाँ होती हैं उन्हें हमें पहचानना चाहिए, एक शिक्षक होने के नाते हमें पहचानना चाहिए और ज़रूर ये भी करना चाहिए कि हम उसे दूर कैसे कर सकते हैं, ताकि बच्चे जो भ्रांतियाँ मिसकंसेप्शंस अपने अंदर बना लेते हैं वो उससे दूर रहे। क्या हमें निर्मित करना चाहिए? नहीं, हमें उनके अंदर मिसकंसेप्शंस या भ्रांतियों को निर्मित नहीं करना चाहिए, अनदेखा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, प्रचारित तो बिल्कुल नहीं, मतलब उन्हें फैलाना नहीं चाहिए, पहचानना चाहिए और उसको दूर करने के उपाय सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। छात्रों में भय का भाव अधिगम में काफ़ी सुधार करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है, अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो देखिए अगर जो भय अगर बच्चों में आ जाता है, फियर, तो ये अधिगम में काफ़ी सुधार नहीं करता है, ये अधिगम के लिए हानिकारक होता है। क्योंकि देखिए कोई भी बच्चा है अगर वो भयभीत रहेगा, फियरफुल रहेगा, तो वो पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं कर पाएगा, ना ही चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा। तो जो उसकी लर्निंग हो जाएगी वो बहुत ही हानिकारक हो जाएगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में कौन सी विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित करती है? तो देखिए जो योग्यता की चाह होती है, मतलब जो महारत हासिल करनी है, किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है कि हम बिल्कुल इस चीज़ को करते करते बिल्कुल मास्टर बन जाए, तो वो कॉम्पिटेंसी मतलब कि योग्यता की चाह होना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसको इंग्लिश में देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। मोटिवेट क्या चीज़ करती है स्टूडेंट्स को कि वो मास्टरी लर्निंग कर सके, तो अर्ज फॉर कॉम्पिटेंस मतलब जो योग्यता हमारे अंदर इतनी अच्छी डेवलप हो जाए कि हम उस चीज़ में बिल्कुल मास्टरी कर लें। जैसे कोई कुक होता है, मतलब जो कोई शेफ़ वगैरह होते हैं, वो लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं कि हम एकदम बिल्कुल मास्टरी लर्निंग कर लें इसमें, ताकि हम जो हमारी योग्यता है हम उसको परख सकें और हम आगे अपने आप को खुद को प्रेजेंट कर सकें, तो वो मास्टरी लर्निंग करते हैं उस चीज़ में। ठीक है, इसीलिए योग्यता की जो चाह होती है कि हम एकदम सबसे आगे बने रहें, हमारी योग्यता प्रसिद्ध हो, तो वही महारत जो मास्टरी लर्निंग हासिल करने में बच्चों में ये चीज़ को हेल्प करती है, डेवलप करती है। नेक्स्ट देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? देखिए जो अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल जो लर्निंग होती है उसको अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए एक शिक्षिका जो एक टीचर है उन्हें क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ये नेगेटिव है, हतोत्साहित नहीं, अगर यहाँ प्रोत्साहित रहता तो बिल्कुल सही हो जाता। डीमोटिवेट, हतोत्साहित मतलब डीमोटिवेट, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए, नहीं, छात्रों के बीच में कोई भी कंपटीशन टाइप कुछ नहीं करना चाहिए। विषय वस्तु को रटने, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्रैमिंग नहीं करनी होती है। संप्रत्ययों की समझ को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना, अगर हम बड़े हैं तो भी, बच्चे हैं तो भी, अगर जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो हमें जो भी चीज़ें होती हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? संप्रत्ययों जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने, मतलब वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो ये चीज़ करना चाहिए ताकि वो जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल मतलब कि अर्थपूर्ण अधिगम हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिए।